तो हमने आपसे कहा था कि एक तरफ नेताओं के दावे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने दावे हैं, और दूसरी तरफ जनता क्या सोचती है, जनता जनार्दन लोकतंत्र में, और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर दावे कर रही है। ये देखिए यहाँ पर अक्सर चाय का बहुत अहम रोल होता है और ये यहाँ चाय पीने के लिए लोग आए हुए हैं और इन्हीं से जानते और समझते हैं कि गुजरात में चुनावों को लेकर कितनी गहमा गहमी है। क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे हम किसी और राज्य में अगर जाते हैं तो वहां पर सड़कों पर काफी गहमा गहमी दिखाई देती है, पोस्टर्स दिखाई देते हैं, होर्डिंग्स दिखाई देते हैं, जो चुनावी प्रचार का अभियान होता है वो काफी तेजी से दिखाई देता है। लेकिन आपके लिए मुद्दे क्या है, गुजरात के चुनाव के मुद्दे क्या है? गुजरात में अभी तो हम विरमगाम से बोलेंगे, ये विरमगाम की सीट है। ज्यादातर यहाँ कांग्रेस का जोर थोड़ा ज्यादा है, बीजेपी से ज्यादा जोर है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस वाले का जो लाखाबाई है उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हुए हैं सामाजिक लेवल से, रोड रास्ते का, गांव में जो होती है चौखाई स्वच्छता के लिए सब अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। और हमारे हिसाब से तो ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीनिंग के बदले ज्यादा ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नेता जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, उनके लिए मुद्दे क्या हैं? आपके लिए एक आम आदमी कैसे सोचता है, एक आम गुजराती कैसे सोचता है? यहाँ कौन सा मुद्दा, सड़क का मुद्दा, पानी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, फ्री बीज का मुद्दा, आपके लिए बड़ा क्या मुद्दा क्या है? हमारे लिए तो सड़क का मुद्दा बड़ा है और वो लाखाबाई ने बनवाई है सड़कें, और लास्ट 10 ईयर या 10 साल से वो लोग, वो लाखाबाई हमारा यहाँ सब काम कर रहे हैं। तो हम यही सोचेंगे कि लाखाबाई फिर से आए और बाहर लाए इस एरिया में लाखाबाई आएंगे तो बाहर ये सब जो है ये फैसिलिटीज वगैरह सब लाएंगे। और सबके आपके लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? हमारे लिए तो कुछ कोई यहाँ मुद्दा ही नहीं है इस बार चुनाव में था, लेकिन लाखाबाई ने पूरा कर दिया है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं बचा। हार्दिक पटेल यहाँ से मैदान में है, हार्दिक के बारे में क्या बोलेंगे? हार्दिक तो हारेंगे। अच्छा, वो हारेंगे, क्यों हारेंगे? वो तो कह रहे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। वो तो भले बताता है लेकिन हारता है वो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे जो हैं उन पर जो मौजूदा एमएलए हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, कांग्रेस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ पर जो लोग हमारे साथ थे उनकी राय ये है। लेकिन दूसरे रूरल एरियाज में लोग क्या सोचते हैं, वहां पर क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर मुद्दों की बात करिए। लेकिन अभी जो हमारी बातचीत हुई यहाँ पर उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली, क्योंकि हमने जो ओपिनियन पोल भी किए उनमें इस बात को उठाया था कि एक एमएलए की, सिटिंग एमएलए की जो छवि है वो इलेक्शंस में कितनी अहम है। यहाँ पर आपने उसी का एक नमूना देखा कि लोग लोकल एमएलए की बात ज्यादा कर रहे हैं, जो प्रत्याशी है उसकी छवि की बात ज्यादा कर रहे हैं, पार्टी पर उतना ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं है। वैसे गुजरात का ये जो चुनावी समर है, जो संग्राम है, इसमें क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है? क्योंकि 2002 के दंगों का जो जिन था, कल आपने ताल ठोक के एडिशन में देखा ही था, हमारे गुजरात एडिशन में, कि कैसे वो बाहर आ गया था। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान 370 राम मंदिर, इस तरह के मुद्दे जो हैं वो तूल पकड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वो गब्बर के भी बाप हैं। क्यों कह रहे हैं? पहले तो गुजरात में क्या कुछ हुआ है इस टीजर रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। यहाँ कांग्रेस के एमएलए कुछ नहीं किया, उसके बरक साबिर भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये कौन सा आर्गुमेंट है कि मुझे किसी से पूछकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? 27 साल से भाजपा कामयाब हो रही है, तो क्या आप भी मदद कर रहे थे बीजेपी की? हमने कहा कि आपने सबक बिल्किस बानो को सिखाया, आपने सबक एहसान जाफरी को सिखाया, आपने सबक बेस्ट बेकरी का सिखाया, गुलमर्ग सोसाइटी का सिखाया। दिल्ली में बदतरीन फसाद हुआ, लोगों की जानें गई, एक पुलिस के एसआई का भी उसमें कत्ल हो गया, तो ये सबक सिखा रहे हैं आप। ये मुद्दा होम मिनिस्टर क्यों लेकर आए? वो हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करना चाहते हैं, उससे उनकी इनसिक्योरिटी का इजहार होता है भाजपा की। गोधरा में आज भी रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं रुकती हैं।
गोधरा में आज भी एक रोड अंडरब्रिज बना हुआ है, उसको नहीं खोला जाता, फाटक कहते उसको, क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में जाता है। आप हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करना चाहते हैं विधानसभा में, वही मकसद है भारत के गृह मंत्री का। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, हम तो उसको छोटा रिचार्ज कहते हैं उनको। वो तो 2013 के नरेंद्र मोदी हैं। ये तमाम पार्टीज नहीं चाहती हैं कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, उनकी लीडरशिप उठे जमीन से। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा लाएगी तो मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और हमारे हिंदू भाइयों के लिए हिंदू कोड होगा। तो आप समझिए यहाँ पर कि कैसे एक तरफ विकास की बात की जा रही है, जनता जो है उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें कैसे जनता तक अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाए, पहुंचाया जाए, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दूसरी पार्टियां हो। एक तरफ इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल नैरेटिव को डोमिनेट क्या करता है, सबसे ज्यादा बात किसकी होती है। हम देख रहे हैं बीते दिनों में सबसे ज्यादा बात, जैसे कि अभी आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की कोई बात नहीं करता। दूसरी तरफ वो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि वो मेजॉरिटी अपीजमेंट करती है, हिंदू मुसलमान करती है, भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। लेकिन खुद जब वो चुनावी सभाओं में जाते हैं तो वो मुसलमानों का नेता चुने जाने की बात करते हैं, वो मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। और वहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो दरअसल बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं। हालांकि एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM गुजरात में 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 14 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे, लेकिन अब कुल मिलाकर वो 13 सीटों पर मैदान में है। और उनकी दलील ये है कि मैं दूसरी पार्टियों को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी कैसे तय कर सकता हूं। अब ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इस सब के बीच जनता क्या महसूस करती है वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव के केंद्र में असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देते हैं। और हम आपसे जी न्यूज पर कहते हैं, हम सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर समझाने की भी आपको कोशिश करते हैं। तो जी न्यूज कल पहुंचा असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सदर हैं, उनकी चुनावी जनसभा में। वहां पर हमने क्या देखा और एक खास बातचीत हमने असदुद्दीन ओवैसी से की, और ये सारे सवाल हमने उस बातचीत के दौरान उनसे पूछे हैं। सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा है, और यहाँ पर खूब आतिशबाजी हुई है असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्वागत में। तो सबसे पहले तो गुजरात में केम छो ओवैसी साहब? हम तो कोशिश कर रहे हैं। साबिर भाई हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात के, जो 2 मरतबा के विधायक रहे हैं, और वो जमालपुर से खेड़िया से हमारे उम्मीदवार हैं, और चिपावाड़ा बड़े मोहम्मद चिपावाड़ा में यहाँ पर हमारा पद यात्रा हुई है। तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है पब्लिक का। उम्मीद करते हैं कि जो मोहब्बत और ये शफकत दिखाई गई है वो ऑटो में तब्दील होगी 5 तारीख को, हमको यकीन भी है। आपको जो समर्थन है, जो सपोर्ट बेस है, वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर किसी के मन में, जो आपको इस समय जी न्यूज़ पर देख रहा होगा, उसके मन में एक ही सवाल है, आप किसकी पतंग काटने आए हैं? नहीं, देखिए, हम तो सिर्फ अपनी पतंग को कामयाब करने आए हैं। अब मुकाबला जब होता है चुनाव में, तो कोई भी पार्टी जब लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है। तो किसी को हराना या किसी खुद हार जाना किसी पार्टी के कैंडिडेट का मकसद नहीं होता है। तो हमारा भी वही मकसद है, और साबिर भाई का यहाँ पर बहुत अच्छा नाम है। इस विधानसभा में कांग्रेस के जो MLA हैं, उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम यहाँ पर 723 प्रिंटिंग प्रेस है जो 12 महीने से बंद पड़े हुए हैं, और लोकल MLA ने कुछ नहीं किया उनको खुलाने के लिए। उसके बरक्स साबिर भाई ने बहुत मेहनत की, और मुझे यकीन है कि अनकरीब में वो STP प्लांट शुरू हो जाएगा, जिससे 1.5 लाख लोग आज बेरोजगार हो गए, कई घरों में लोग कर्जदार हो गए। तो हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द 723 फैक्ट्रीज को खुला जाए, और वो खुल जाएंगे, हमको यकीन है। आप ये कह रहे हैं ओवैसी साहब कि आप बेरोजगारों की मदद करना चाहते हैं, आप फैक्ट्रीज का ये
जो छिपा बरादरी है उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन यही रहा है बरसों से, और बल्कि एक ज़माने में ये लोग तो पायनियर्स थे इंडिया में। तो अब उनकी 11 महीने से फैक्ट्री बंद हो गई, यहाँ कांग्रेस के एमएलए कुछ नहीं किया, उसके बरक साबिर भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा का और पूरे अहमदाबाद का। गुजरात की ओवरऑल सियासी तस्वीर की बात करें तो आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं आप बीजेपी की मदद करने आए हैं, आप कह रहे हैं हम जीतने आए हैं, वो कह रहे हैं आप बीजेपी की मदद करने आए हैं। देखिए, आप बेहतर जानते हैं 182 असेंबली सीट्स हैं, हम सिर्फ 14 लड़ रहे हैं। एक को तो कांग्रेस ने उसका ज़मीन खरीद लिया, 13 बचे, तो 169 बचे हैं ना। चलिए आपके इल्ज़ाम को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, 169 जीत जाइए आप, कौन रोक रहा है आपको? ये कौन सा आर्गुमेंट है कि मुझे किसी से पूछ कर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? 27 साल से भाजपा कामयाब हो रही है, तो क्या आप भी मदद कर रहे थे बीजेपी की? तो ये हम 13 सीट पर लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश उसी पर लगी है। देश के कोने कोने से हमारे पार्टी के जिम्मेदार आए रहे हैं। उत्तर प्रदेश से फरहान आए हैं, हमारे अम्बेडकर साहब आए हुए हैं, सब लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये कौन सी बात है कि इनसे पूछ के हम लड़ेंगे? आरिफ साहब बता रहे थे कि कांग्रेस के लोग आपके महल्ले में गली कूचों में फिर फिर कर कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देना है तो मत दो वरना भाजपा जीत जाएगी। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों याद रखो, वो दिन चले गए, डराने के दिन चले गए। तुम अगर आकर ये कहोगे कि अगर मजलिस को वोट दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। कांग्रेसियों, ये गब्बर सिंह के बाप का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो। अब इंशाअल्लाह ताला तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। 27 साल से आप तो भाजपा को हरा नहीं पा रहे हैं, और जो आपके 16-17 एमपी जीत कर चले गए भाजपा में, तो उसका क्या करें? तो फिर आप 13 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी के लिहाज से चुनाव लड़ते हैं, और अभी हमारा मानना ये है कि हम ये पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमको इतनी सीट पर ही लड़ना है। आप 2002 के गुजरात दंगे क्यों ले आए? पॉलिटिकल नैरेटिव गलत कह रहे हैं आप। आपको देखिए, अब आप नहीं मैं छुपा नहीं रही हूँ। मैं जानती हूँ होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, लेकिन आप भी लेकर आए, दोनों लेकर आए। मैं नहीं लेके, मैं उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने 2002 के दंगे होते थे, हमने सबक सिखाया। तो हमने कहा कि आपने सबक बिल्किस बानो को सिखाया, आपने सबक एहसान जाफरी को सिखाया, आपने सबक बेस्ट बेकरी का सिखाया, गुलमर्ग सोसाइटी का सिखाया, नरोडा पाटिया में 92 जो मुसलमानों का कातिल है जिसको कोर्ट ने सजा दी, जो बेल पर आया, वो भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहा है। तो ये आपने सबक सिखाया है। आप होम मिनिस्टर थे, दिल्ली में बदतरीन फसाद हुआ, लोगों की जानें गई, एक पुलिस के एसआई का भी उसमें कत्ल हो गया। तो ये सबक सिखा रहे हैं आप। मैं नहीं लेके आया 2002 तो सिटिंग होम मिनिस्टर लेकर आए, और उनके ये बोलने से बात साबित होती कि उस वक्त का स्टेट गवर्नमेंट कॉम्प्लिसिट थी उस जेनोसाइड में। वो बिल्किस नजरें उठाकर तुमसे पूछ रही है कि मेरी इस्मत लूट गई, मेरी बेटी मर गई, मेरे इज्जत लूटने वालों को, मेरी बेटी को मारने वालों को छोड़ दिया गया, कौन है जो मेरे इंसाफ के लिए लड़ेगा? वो नरोडा पाटिया के मरने वाले ये देख रहे हैं कि जिसने उनका कत्ल किया, जो मोदी के नाम पर वोट का मुतालबा कर रहा है। याद रखो, सिर्फ जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होता, एहतजाज रोड पर निकलने से कुछ नहीं होता, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ होगा तो जमहूरियत में गुजरात की विधानसभा में होगा। भाजपा कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी, हमारी टोपी हमारा कल्चर है, हमारे मदरसे हमारी कल्चर है, हमारा बुर्का, हमारा हिजाब, हमारे जिंदगी का रहन सहन हमारा कल्चर है। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या ये कांग्रेसी बोल सकेंगे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल असेंबली में लाया जाएगा?
सोचो आप मेरी इन बातों को। मैं आपको एक फिक्र दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर साबिर काबुलीवाला को यहां से अपना एमएलए बनाएंगे। लेकिन बीजेपी ये दलील दे रही है कि जब ये स्टेटमेंट आया तो उनका टारगेट तो माफिया था, माफिया डॉन थे, उसमें रिलीजन क्यों ढूंढा जा रहा है? माफिया डॉन कहां थे? 2002 में कौन से माफिया डॉन थे? 2002 का मतलब जो यहाँ पर गुजरात में गोधरा के वाक़े के बाद जो नस्ल कशी हुई, जेनोसाइड हुआ, जिसमें इसी प्रदेश के लोग अपने ही देश में 50,000 लोग रेफ्यूजी बन गए। और आज भी आप जाकर देखिए कहाँ कहाँ वो रहते हैं। आप चलिए जुहापुरा चलिए, शालम दरगाह के पास चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी तक कितना उसका इम्पैक्ट है। ये मुद्दा होम मिनिस्टर क्यों लेकर आए? वो हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करना चाहते हैं, उससे उनकी इनसिक्योरिटी का इजहार होता है भाजपा की। वो कहते हैं आप गोधरा पहले क्यों भूल जाते हैं? देखिए, अगर हम गोधरा को नहीं भूलते, अगर गोधरा हुआ तो क्या आप जो बाद में हुआ उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? सरकार तो आपकी थी, आप सरकार में हैं तो आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के, आप संविधान के हैं। और गोधरा की आप बात कर रहे हैं तो गोधरा में आज भी रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं रुकती हैं। गोधरा में आज भी रोड अंडरब्रिज बना हुआ है, उसको नहीं खोला जाता, फाटक कहते हैं उसको, क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में जाता है। ये जल नल जो स्कीम है कहाँ है गोधरा में बताइए? कब्रस्तान है, उसके अतराफ में रोड का काम नहीं होता। यही तो बात हम कह रहे हैं। और गोधरा में जिसको भाजपा ने अपना कैंडिडेट बनाया है, जो कांग्रेस से जीतकर भाजपा में गया, उसकी जो रिव्यू कमेटी का था मेंबर बिल्किस बानो का, उसने कहा कि वो कातिल लोग संस्कारी हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं भाजपा? आप देख लीजिए। आप दोनों, ये कहा जा रहा है बीजेपी और AIMIM दोनों मिलकर धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कहाँ हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं? हम कहाँ कर रहे हैं? आप होम मिनिस्टर हैं भारत के, आप गुजरात के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, और आप खुद उस वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। सबक सिखाया, क्या सबक सिखाया आपने? औरतों के पेट फाड़ देना वो सबक है, लोग रिफ्यूजी कैंप में तड़पना वो सबक है। आप हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करना चाहते हैं विधानसभा में, वही मकसद है भारत के गृह मंत्री का। जो लोग आज आकर असदुद्दीन ओवैसी की वफादारी पर शक करते हैं, अरे सुनो कांग्रेस और RSS और भाजपा वालों, जब उस पहली संविधान की किताब लिखी गई, उस किताब में कई बड़े बड़े लोगों की तस्वीर है। राम सीता की फोटो है, लक्ष्मण की फोटो है, उसमें गुरु नानक की फोटो है, उसमें बड़े बड़े इस मुल्क में जिन्होंने तारीख बनाई उनकी तस्वीर है। और आपको मालूम, उस पहली किताब में टीपू सुल्तान की भी फोटो है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है। लिखने वालों ने, संविधान लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली थी, उसमें झांसी की रानी की फोटो है। आज हमसे कहती हैं कि तुम वफादार नहीं हो। अरे उस किताब लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली तो टीपू सुल्तान मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला था, जिसने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया और शहादत को तस्लीम किया, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए। उसने कहा था कि 100 साल की गुलामी से एक दिन की आजादी बेहतर है। तो पहली संविधान की किताब में शहीद टीपू सुल्तान की भी फोटो है। मैं इसलिए समझा कि इस मौके पर बोला जाए। यकीनन ये चुनाव का जलसा है, मगर अगर मैं आज के इस तारीखी दिन इन बातों को नहीं कहूंगा तो मैं अपने आप से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। राम मंदिर की बात हो रही है, आर्टिकल 370, केजरीवाल कह रहे हैं मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे अयोध्या की। आप भी तो बाबरी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ बाबरी की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि 6 दिसंबर में क्या हुआ था वो सारी दुनिया ने देखा। अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो कोर्ट का जजमेंट इस तरह आता क्या? बताइए आप। अब केजरीवाल की बात कर रहे हैं, हम तो उसको छोटा रिचार्ज कहते हैं उनको। वो तो 2013 के नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मान चुके हैं। ये वही शख्स है जब दिल्ली में
दुकानें तोड़ी जा रही थी, तो हम गए थे, तो वहाँ पर कहा कि वो जो मुसलमान है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड केजरीवाल ने कहा था बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तबलीगी जमात पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला यही दिल्ली का मुख्यमंत्री, और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज किया कि इल्ज़ाम झूठा था। अच्छा, आप अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं, 13 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, लेकिन गुजरात में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? आप जा रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं। एक बात सुनिए, हमारा पूरा फोकस, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों का फोकस सिर्फ 13 विधानसभा पर है। अब ये तो गुजरात की जनता तय करेगी। हमको अपने कैंडिडेट्स के लिए मेहनत हम सब लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जो जनता का फैसला होगा हम सबको कबूल करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपने कांग्रेस को श्राप दिया था, 2024 में 24 सीटें भी नहीं मिलेंगी कांग्रेस को। लगता है मुझे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कांग्रेस के लिए, और वो आसानी पैदा कर रहे हैं भाजपा के लिए। तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, प्यारे, जबान मत खुलाओ। 27 साल से तुम मोदी की चाय पी रहे हो, उसमें चाय कम है, मलाई दूध ज्यादा होती है। तुम 27 साल से मोदी की चाय, दूध, मलाई खा खा कर मोटे हो गए, मगर जमालपुर की जनता को तुमने गरीब बनाकर रख दिया। तुमने गुजरात की आवाम को कमजोर बनाकर रख दिया। तुम्हारी सेटिंग है मोदी के साथ, इसीलिए तो 27 साल से भाजपा जीत रही है। हम पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम डराने पे आ गए। अरे तुम किसको डराओगे? ये जीपावाड़ी है, किसी के बाप से डरने वाली हमारी माए नहीं है। इनकी तारीख है जो अपने हाथों से प्रिंटिंग करते हैं। अल्लाह ने उन हाथों में, उन उंगलियों में बड़ा फन दिया है। तुम इनको मत डराओ, तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि भारत की राजनीति से इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा नाम मिटने जा रहा है। और 2024 जब आएगा तो कांग्रेस के 24 एमपी भी नहीं जीतेंगे। मेरी बात को याद रखना आप, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि ये मोदी के करीब हो चुके हैं, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के करीब हो चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी ने मिलकर ये फैसला कर दिया कि भारत की सियासत से, भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को गायब कर दिया जाए, और इसीलिए गायब कर दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, आपको कमजोर करके रख दिया जा रहा है। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि 27 साल से कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीत रही है, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट भर है या इसमें सीरियसनेस भी है? सच्चाई आप है, कहते हैं दोनों मिले हुए हैं। सच्चाई है ना, सच्चाई है। आप ही तो लड़ रहे हैं भाजपा से 27 ईयर्स से। 85 में आपने 140, इसके बाद आपने हर बार सरकार आपका नंबर गिरता गया। 27 ईयर्स से भाजपा है। 2002 के जेनोसाइड के बाद जो चुनाव हुआ आप हारे, 2012 आप हारे, 2017 आप हारे, कितने चुनाव आप हार रहे हैं। अच्छा, आपके मेंबर जीतकर भाजपा में चले जाते हैं, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और एक बताता हूँ फैक्ट आपको, 186 लोकसभा सीट्स पर 2019 में भाजपा का कांग्रेस का मुकाबला हुआ, आप सिर्फ 15 सीट जीत पाए। डायरेक्ट मुकाबला था। अब उसका जिम्मेदार कौन है? यूपी में हमको इल्जाम लगाते हैं भाई कांग्रेस 400 सीट लड़ी, 2 जीते, बसपा 401 लड़ी, 1 जीते, इन पर कोई उंगली नहीं उठाता। आप देख लीजिए, ये जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ना, इससे साफ जाहिर होता है कि ये तमाम पार्टीज नहीं चाहती हैं कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, उनकी लीडरशिप उठे जमीन से, क्योंकि ये ठेकेदार बन चुके हैं। तो आपको ये, आप कहते हैं मुसलमानों की बात नहीं करती ये पार्टियां कहती हैं हम सेक्युलर पार्टी हैं, आप सांप्रदायिक हैं। देखिए, मैं संविधान के सेकुलरिज्म को मानता हूँ, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की बात ये लोग करते हैं, सब धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस, आप कांग्रेस के किसी स्पोक्सपर्सन से पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी राय क्या है। गुजरात में
भाजपा ने कहा, हम तो उसके खिलाफ हैं। आप पूछ लीजिए क्या राय है, उनसे पूछिए खेड़िया में जो बच्चों को रोड पर लाकर मारा गया, आपकी राय क्या है, नहीं बोलेंगे। ना भाजपा ना कांग्रेस बोलेगी, ना वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी बोलेगी। लेकिन अभी आपने यूसीसी का जिक्र किया, मेरे आखिरी कुछ सवाल है असद भाई, हाँ बस आप मुझे कुछ और मिनट दे दीजिए। अभी आपने यूसीसी का जिक्र किया, बीजेपी स्टेट वाइज स्टेट आगे बढ़ रही है यूसीसी को लेकर, तो इस तरह से तो पूरे इंडिया में भी यूसीसी लागू करने की जो चुनौती है वो लागू करेगी, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट के हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा कि अगर आपको रिलीजियस लॉज पसंद नहीं है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करिए। आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, वो इस्तेमाल करिए। और क्या हिमाचल प्रदेश में कोई जाकर एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है? नहीं ले सकता। सेक्शन 18 टेनेंसी एक्ट है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आप अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। और ये होगा क्या कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा लाएगी तो मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और हमारे हिंदू भाइयों के लिए हिंदू कोड होगा। आप कल्चर के नाम पे प्रोटेक्शन दे देंगे। हमारा जो कल्चर है आर्टिकल 29 में हमको प्रोटेक्शन है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, जो अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। भारत की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MP हैं, और जब अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मैं या इम्तियाज जलील जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए बोलते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जब हम खड़े होकर 5-6 मिनट की तकरीर करते हैं तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि हाँ, ये जो दीवाना जिसको लोग इल्जाम लगाते हैं वोट काटने का, ये दीवाना जब खड़े होकर पार्लियामेंट में आपके बारे में बोलता है तो हर आदमी कहता है कि हाँ, ये जो अपनी जबान से अल्फाज निकाल रहा है, ये हमारी तकालीफ को बयान कर रहा है, ये हमारी नाइंसाफी को भारत की पार्लियामेंट में उठा रहा है, ये इंसाफ के लिए लड़ रहा है। अरे बताओ फिर कौन तुम्हारी जबान में बोलता है? कौन आपकी तकालीफ को उठाता है भारत की पार्लियामेंट में? बाबरी मस्जिद का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, CAA का कानून आया तो ओवैसी बिल को फाड़ेगा, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, NRC का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, बिल्किस का मसला आया तो ओवैसी बोलेगा, खेड़िया में बच्चों को रोड पर लाकर सरेआम उनकी बेइज्जती करके पीटा जाता है तो ओवैसी बोलेगा। बीजेपी और मोदी के खिलाफ अगर कोई खुलकर बोलेगा तो मोदी बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुनो मेरी इस बात को, जब सब खामोश बैठते हैं हम पुकार पुकार कर लड़ते हैं। UAPA का कानून बीजेपी अमित शाह ने लाया तो हमने उसकी मुखालिफत की, सब साथ दे रहे थे। तो मेरी जमालपुर की आवाम से, गुजरात की जनता से अपील है कि जो खामोश रहते हैं उनका साथ मत दीजिए, जो आपके लिए लड़ते हैं पुकारते हैं उनका साथ दीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और वो छोटा रिचार्ज ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे तब भी आप उनको वोट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा के डर से आप उनको वोट देंगे। याद रखिए, अगर आप आपके लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे और जो खामोश रहेंगे उनका साथ देंगे तो कहीं खुदा ना खास्ता वो हमेशा के लिए आपको खामोश ना कर दे। अभी मैंने JP नड्डा साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने आपके लिए ये कहा कि आप मेजॉरिटी को डराते हैं माइनॉरिटी का डर दिखाकर, आप क्या कहेंगे उनसे? मेजॉरिटी का डर दिखाते हैं आप, हिंदुओं को डराते हैं? हम डराते हैं? ये तो अजीब बात है। उल्टा होना चाहिए ना, उल्टा होना चाहिए। ये करते हैं काम के देखो ये जिहादी है, ये लव जिहाद कर रहा है, ये ऐसा कर देंगे, आप डर बिठाते हैं। लेकिन आफ्ताब को लेकर तो उनका लव जिहाद का मुद्दा उन्होंने उठाया, उस पर आप मैडम हाँ। आप एक महिला हैं, आप मुझे बताइए कि ये फैक्ट है कि भारत में हर महिला पर जुल्म होता है, बहुत से महिलाओं पर, और उस जुल्म को, उस इमोशनल और फिजिकल टॉर्चर को अगर हम मजहब की ऐनक से देखेंगे तो उन महिलाओं का आप उनको और तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इसीलिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने कहा वो महिलाओं के लिए UCC के समर्थन में है, उस पर फिर आपकी काउंटर लाइन क्या है? बिल्किस के बारे में स्मृति ईरानी क्यों नहीं कहती? ये बिल्किस के बारे में कौन रोक रहा है आपको? आप तो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है ना, बिल्किस तो माइनॉरिटी है, बोल दीजिए एक शब्द, वो नहीं बोलेंगे आप। ये देखिए इनका दोहरा चेहरा। जेंडर जस्टिस की बात आती तो बिल्किस जेंडर जस्टिस का इशू नहीं है। आप बताइए हमको,
नरोडा पाटिया में जो 92 लोगों को मार दिया वो आदमी, वो आपके लिए कैंपेन कर रहा है, वो जस्टिस का मसला नहीं है। तो इनको जो सूट करता है वो बोलते हैं, ये इनका असली एजेंडा है। और जिन्हें आप छोटा रिचार्ज बताते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी को टक्कर तो वही दे रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, और अब गुजरात में भी। कहाँ टक्कर दे रहे हैं, कहाँ टक्कर दे रहे हैं? पंजाब में कांग्रेस की हिमाकत, बेवकूफ़ी, गलती, कैप्टन को हटाए, सिद्धू को वादा करे और चन्नी को बना दी। अब चन्नी बैठे हैं कनाडा में और कांग्रेस गई पंजाब से, और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। आपने तो, और जैसा अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑन प्लेटर आपने पेश कर दिया उनको, ये मसला है। असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला साधते हुए और ये कहते हुए कि वो अपनी सीटें जीतने के लिए आए हैं, अपनी जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां जीतना चाहते हैं, किसी को जिताने की उनकी सियासत नहीं है। कैमरा पर्सन स्वामी के साथ अदिति त्यागी, अहमदाबाद से जी मीडिया। तो असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा रहनुमा प्रोजेक्ट करते हुए। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं, हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, समझाते हैं। तो जहां हम खड़े हैं वहां आप किसान की मेहनत देख पा रहे होंगे, अनाज आपको दिखाई दे रहा है, मोर वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम दूर दराज में गुजरात के गांव में क्या तस्वीर है, वो तस्वीर भी आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात के गांव क्या महसूस करते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है। ऐसे में कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि अब सवाल जो है वो नेताजी की मेहनत को लेकर सवाल है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं, हमारे साथ निशांत रावल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मोहम्मद फरहान है AIM के स्पोक्स पर्सन है, जिगर दोषी पोलिटिकल एनालिस्ट है। जल्दी एक एक कॉमेंट यहाँ पर मैं लूंगी। सबसे शलभमणि त्रिपाठी ये क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी कर रही है वोटिंग से एन पहले, और वो कह रहे हैं मैं गब्बर का बाप हूं। अदिति जी, चिराग तले अंधेरा का आपने मुहावरा सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा होता है। अब वो आदमी बैठ के सेकुलरिज्म पे ज्ञान देता है, धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान देता है, जिसकी खुद की पार्टी के नाम के अंदर मुसलमान जुड़ा हुआ है। वो बैठ के बात करते हैं कि नहीं सबको लेकर साथ चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो वहां पर जहर झोंकना हो, नफरत फैलानी हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करनी हो, वहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति करनी हो, ये सारा जो ठेका है वो ओवैसी साहब के माथे पर। और निश्चित तौर पे गुजरात उनको एक उर्वरा भूमि दिखती है, क्योंकि गुजरात में तो उनके जो तमाम सारे उनके जो नातेदार थे, उनके जो आका थे, उनकी हुकूमत चलती थी नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक। गुजरात के भीतर कौन राज करता था? सोहराबुद्दीन राज करता था, लतीफ राज करता था, दाऊद के लोग राज करते थे। अब आज नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ऐसे माफिया जो थे, ऐसे गुंडे जो थे, ऐसे जो दंगाई थे, उनका सफाया हो गया। आज ही हम लोगों ने टेलीविजन शलभमणि जी शलभमणि जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल जो आपने बातें रखी, माफिया, डॉन, ये सब सवाल आपने अगर मेरा इंटरव्यू देखा हो और सुना हो तो ये बातें मैंने उठाई थी। उनका कहना ये है कि इस वक्त क्या जरूरत थी, इस वक्त आपने क्यों जिक्र किया। वो कहते हैं आप सबक सिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो बिल्किस बानो को लेकर और जो गुजरात दंगे हुए उन्हें लेकर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बीजेपी की फिक्स कर रहे हैं। नहीं अदिति जी, मैं तो कहूंगा कि अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं गुजरात के प्रदेश के, हर्ष जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। मुझे लगता है वो ट्वीट आपको देखना चाहिए। एक दूरदर्शन न्यूज की उन्होंने क्लिप ट्वीट की है, जिसमें बाकायदे जो एंकर है वो रिपोर्ट पढ़ रही है कि गुजरात के भीतर दंगे चल रहे हैं, गुजरात के भीतर कर्फ्यू लगा हुआ है, मरने वालों की तादाद यहाँ तक जा पहुंची है, हालात बहुत ही खतरनाक है। गुजरात को वहां से लेकर यहाँ पर आए हैं कि आज बापू का गुजरात है, सरदार पटेल का गुजरात है, नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है। आज यहाँ पे कर्फ्यू नहीं होते, आज यहाँ पर दंगे नहीं होते, आज यहाँ पर अमन चैन का वातावरण है। आज गुजरात की अगर गिनती होती है तो यहाँ पे हवाई जहाज बनाने वाला गुजरात के तौर पे गिनती होती है। आज अगर गुजरात की गिनती होती है, ठीक है, चलिए मैं आपके सवाल का आपने जो असदुद्दीन ओवैसी को लेके कहा उस पे मैं फरहान जी का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन सर अब तो आप ही की सरकार है ना, अब तो आप ही की सरकार है, फिर अब 2002 के दंगे लाने की क्या जरूरत थी। ये तमाम पॉलिटिकल पंडित इसकी अपनी अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, पर आप असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी पार्टी से जवाब लीजिए। फरहान, ये सीधे तौर पर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं आदित्य जी भाजपा के प्रवक्ता को 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। मैं गुजरात में हूं, शलभमणि त्रिपाठी जी गुजरात में हैं या नहीं मुझे ये नहीं पता है।
मगर यहां गुजरात में 20 ऐसे जिले हैं जहां पर सिटी स्कैन नहीं है अस्पतालों में, 28 ऐसे जिले हैं जहां पर MRI नहीं है। इसके बाद यहां गुजरात में बताया जाता है कि शराब बंदी है। मैं आपको जगह और स्थान का नाम बता रहा हूं। पालमपुर में अंबाजी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर आप जाइए, देखिए मंदिर के सामने शराब बिक रही है। क्यों नहीं रोका जा रहा है शराब को? मंदिर के सामने रोकी जा रही है। अब यह भी उठाए वैसी सवाल इस पर कि मंदिर के सामने शराब बेचना पर फौरन प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया कि हमने सबक सिखाया, हां आपने बिल्कुल सबक सिखाया है। मासूम बच्चों की हत्याएं हुई, गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चे चीर कर निकाल के उनकी गर्दनें मिरोड़ दी गई और न जाने कितने जुल्म उठाए गए, इंसानियत पर जुल्म हुआ। और इसे देश ने नहीं, इसे पूरी दुनिया ने देखा और याद रखेगा दुनिया। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आज गांधीनगर की सीट, जिससे देश के गृह मंत्री खुद सांसद हैं, गृह मंत्री हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं देश का एक लीडिंग अखबार ने क्या लिखा है कि देश के गृह मंत्री को जब कूड़े का अंबार लग जाता है। फरहान जी सुन लीजिए ध्यान से, मैं दूसरे अखबारों के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं सर। देखिए, मैं दूसरे अखबारों के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। नहीं सुन लीजिए सर, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं फरहान जी आप सुन लीजिए सर ध्यान से। अखबार आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए और सुनिए ध्यान से। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं फरहान जी, मैं जी न्यूज के लिए अकाउंटेबल हूं और ये मैं सारे गेस्ट को हमेशा क्लियर करती हूँ। आप दूसरे नहीं सुन लीजिए सर, मैं दूसरे पब्लिकेशंस के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। आपको तार्किक तौर पर अपनी बात रखनी है, आप तार्किक तौर पर अपनी बात रखिए, आप अपनी तार्किक तौर पर बात रखिए। आपने अभी ये सवाल उठाया, ठीक है, आपके पास और 20 सेकंड है, बात पूरी कर लीजिए। हाँ आदित्य जी, गांधीनगर की यह स्थिति है कि जब कूड़े का अंबार लग जाता है तो देश के गृह मंत्री को फोन करना पड़ता है कि वहां से कूड़ा हटा लो। यह स्थिति है गुजरात की, यह गुजरात मॉडल है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों ने गरबा में अगर पत्थर फेंका तो उनको क्या नाम है सड़क पर लाकर मारा गया, उनकी चमड़ियां उतारी गई। और जिस मोरबी का ब्रिज गिर गया जिसमें 150 लोग बेगुनाह शहीद हो गए, उन्हें शहीद का दर्जा मैं देता हूं, शहीद हो गए, क्या उसके कंपनी के मालिक को भी लाकर उसी चौराहे पर मारा जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और भारतीय जनता पार्टी इसका उत्तर दे मुझे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। फरहान जी के सवाल का जवाब शलम मणि त्रिपाठी आप देंगे, दीजिए जवाब। देखिए कितना दर्द है आदित्य जी, कितनी तकलीफ इनको है। जो लोग गरबा खेलने जा रही, गरबा के अंदर शामिल होने जा रही माताओं बहनों के साथ अभद्रता कर रहे थे, पुलिस ने उनका इलाज किया, सरकार ने उनका इलाज किया, तो कितनी तकलीफ हो रही है। AIMM के जो प्रवक्ता है फरहान साहब, उनको कितना दर्द हो रहा है। अब आप सोचिए कि जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी, कितनी तकलीफ होती है ओवैसी पार्टी को। तो जब हम आतंकवादियों का इलाज करते होंगे तो कितना दर्द होता होगा, जब हम दंगाइयों का इलाज करते होंगे तब इनको कितना दर्द होता होगा। ये गुजरात मॉडल इनको कैसे समझ में आएगा? इनको तो वो गुजरात चाहिए था जहां पर दंगे कर सके, जहां पर सोहराबुद्दीन का राज चले, जहां पर न जाने कौन कौन से मिर्ची और सुरती और 150 लोग शहीद हो गए, उस पर इनको वो गुजरात मॉडल चाहिए, इनको वो गुजरात मॉडल कतई बर्दाश्त नहीं है। नहीं, लेकिन मोरबी को लेकर जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन मोरबी को लेकर जो सवाल है शलम मणि त्रिपाठी, उनका जवाब आपने दिया नहीं। मैं एक कॉमेंट लूंगी, निशांत सुन लीजिए, एक कॉमेंट मैं रावल जी का ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आप यहाँ पर सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी भी हमलावर, आम आदमी पार्टी भी हमलावर, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं मैं तो सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो तकलीफ कांग्रेस को क्यों हो रही है? 169 सीट्स और हैं, वहां से हरा दे बीजेपी को। आदित्य जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहीं पे भी तकलीफ की बात नहीं की। हम जोरों शोर से ये चुनाव में जा रहे हैं और अपनी सरकार 125 सीटों से बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी जी गुजरात में आके बात करते हैं, उस हिसाब से मुस्लिम खतरे में आ जाता है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता गुजरात में पिछले दिनों से बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से हिंदू खतरे में आ गए गुजरात में। लेकिन कांग्रेस ये बोलती है कि महंगाई की वजह से गुजरात का गरीब और मध्यम वर्ग, हर धर्म का तबका आज खतरे में आना शुरू हो गया है। जिस हिसाब से किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ने लगा है और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र यानी कि धोखा पत्र में किसानों के कर्जे के लिए एक शब्द नहीं बोला है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि किसान खतरे में जा रहा है। जिस हिसाब से गुजरात में पैसा कायदे का
कानून अभी तक भी लागू नहीं हुआ और आदिवासियों की जल जंगल जमीन ले जा रही है और उद्योगपतियों को देने की जो कोशिशें हो रही है, उस हिसाब से तो गुजरात का आदिवासी खतरे में जा रहा है। जिस हिसाब से गुजरात में 40 लाख शिक्षित बेरोजगार युवान दर बदर भटक रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, कहीं पे नौकरी मिलने की आशा होती है, पेपर लीक हो जाता है सरकारी पेपर, उस हिसाब से गुजरात का युवा बर्बाद हो रहा है, उस हिसाब से गुजरात का युवा यहाँ पे खतरे में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अदिति जी, ये दोनों पार्टियों को गुजरात के मुद्दों के ऊपर बात नहीं करनी है। आपने देखा होगा 2017 में भी बीजेपी ने अपना यही धोखा पत्र जारी किया था, उसका 70% उन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। 2022 में उन्होंने धोखा पत्र में बोला कि हम गुजरात में 20 लाख नौकरियां देंगे। एक सरकारी गुजरात, ठीक है, इसमें मैं बीजेपी का जवाब लूंगी, जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर जिगर दोषी का। एक सेकंड रावल जी, एक कॉमेंट मुझे जिगर जी का भी लेना है, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी। जिगर दोषी जी, आप देख रहे हैं हर पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, यहाँ पर जनता की एक अपनी अलग टेक है, लेकिन ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाली पॉलिटिक्स है, ये क्या इस पर जानबूझकर ध्यान लाने की कोशिश की जा रही है या ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है जिस पर बयानबाजी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो दूसरी बात बताई मैं उसको मानकर चलता हूं कि ये पहले से एक एग्जिस्ट करती है जिस पर सिर्फ अभी चुनावी बयानबाजी हो रही है। क्योंकि आज की तारीख में अगर अभी जो डिबेट चल रहा है उसमें भी आपने देखा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इवन MIM के भी जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी बेसिक्स मुद्दों पर ही बात उठाई। उन्होंने भी पहले ये सब जो बातें थी हिंदू मुस्लिम वगैरह, वो एक तो लाइन में बात करके बाकी सीधा वो भी बेरोजगारी या शिक्षा उसी तरफ अपनी बात को ले गए। तो आज की तारीख में ये जो सारे मुद्दे हैं मेजोरिटी या माइनॉरिटी के, वो मेरे ख्याल से बहुत पीछे छूट चुके हैं। और जहां तक हिंदुत्व की बात है तो वो आज की तारीख में बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं रहा। जिन लोगों के मन में वो हिंदुत्व, उनको अपनी आइडियोलॉजी उतारनी थी, वो उतर चुकी है। अब वो बिना मुद्दे के वो चीज हो रही है। तो बेसिक मुद्दों पर की लड़ाई है और उसी मुद्दों पर सारी राजनीति आज की तारीख में गुजरात में हो रही है। और जो भी स्टेटमेंट वगैरह आया जिसपे ये सारी बहस चल रही है 1-2 दिन से, मेरे ख्याल से ये बीजेपी का या लेकिन फिर हम ये बयानबाजी क्यों देख रहे हैं? नहीं, एक सेकंड जिगर जी, लेकिन सवाल तो उठेगा ना, फिर ये बयानबाजी क्यों हुई? दंगों का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? अगर ये पूरी लड़ाई विकास के नैरेटिव के इर्द गिर्द है तो फिर दंगों का जिक्र क्यों किया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने इतनी ज्यादा अपने भाषण में इतनी सारी बातें कही उन दंगों के कॉन्टेक्स्ट में। होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने सबक सिखा लिया। ये राजनीति क्यों हुई? जरूरत क्या थी? अगर मुद्दे विकास के बिल्कुल मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बातचीत हुई है, जो स्टेटमेंट आए, वो स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि ये सारी जो मुद्दे है विकास या जो भी अभी तक बीजेपी ने किया, उसके बाद एक एंड में बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है उनके जो कट्टर जो अभी तक के जो मतदार है या उनकी जो वोट बैंक है उनको, कि बीजेपी अभी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम है। और एक रिमाइंडर कॉल है, मुझे ये लग रहा है कि एक रिमाइंडर कॉल अमित शाह जी ने दिया है उनके जो 49% वोटर्स है उनको, ताकि वो वोट्स भी इधर उधर ना जाए या जितना हो मैक्सिमम बीजेपी के पाले में पड़े। और सीधी सी बात है कि MIM हमेशा उसका काउंटर आंसर करती है। ये पॉइंट है, इस पे मैं जवाब लेती हूँ। शलमणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं एक रिमाइंडर कॉल है, इस पर आपका जवाब। ये 49% वोट बैंक जो है आपका, अभी आपने जिगर जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये 40 रिमाइंडर कॉल थी गुजरात दंगों का जिक्र। नहीं अदिति जी, मैं गुजरात की बात करिए, पूरे देश की बात करिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लागू की, क्या उनमें कहीं किसी जाति या धर्म का जिक्र था? जो भी लोगों तक लाभ पहुंचाए गए, क्या कहीं जाति और धर्म का जिक्र था? प्रधानमंत्री जी तो बहुत खुले मन से कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आप गुजरात के विकास को इन घटनाओं से अलग कैसे कर सकते हैं? क्या हम वो भूल जाए कि सूरत जब प्लेग फैलता था तो सूरत में किस तरह के हालात होते थे? बहुत से पूर्वांचल के भाई रहते हैं, हमारे देवरिया के, गोरखपुर के, कुशीनगर के, बहुत सारे लोग रहते हैं गुजरात के भीतर में। और जब सूरत से प्लेग फैलना शुरू होता था तो लोग यहाँ से भागते थे, महामारी फैलती थी। आज आप मुझे बता दीजिए कि सूरत क्लीनेस्ट सिटी में है कि नहीं, सबसे साफ सुथरे शहरों में है कि नहीं? अब कांग्रेस को विकास नजर नहीं आएगा। कांग्रेस तो वही है ना जिसको हमेशा से लगता था। मैं एक नाम बताना चाहूंगा, एक मोहम्मद सूरती थे, मोहम्मद सूरती थे, इनके मंत्री थे। गुजरात का बोलने दीजिए अदिति जी, देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नंबर 1 पे अदिति जी ऐसे बात नहीं होगी, जब सच्चाई पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। 30 सेकंड से शलमणि त्रिपाठी बात पूरी कर लीजिए। देखिए ऐसे ही बौखलाते हैं, जब इनकी हकीकत खुलती है तो बौखलाते हैं।
मोहम्मद सूरती कौन थे जरा गूगल कर लीजिए, कांग्रेस सरकार के मंत्री थे और इसी सूरत में धमाका हुआ था, एक मासूम बच्ची की मौत हुई थी, 40 लोग उसमें जख्मी हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों की बाद में दुखद मौत हुई। मोहम्मद सूरती के सिर पर इल्जाम आया था और हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी। ये थी कांग्रेस। यहाँ सूरत में प्लेग फैलता था, आतंकवाद फैलता था, दंगा होता था। ठीक है, जवाब ले लीजिए कांग्रेस पार्टी से। खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी से जवाब ले लीजिए, निशांत रावल से जवाब ले लीजिए। अदिति जी, हकीकत ये है कि गुजरात में एक भी सिटी, अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान का जो रिकॉर्ड बार है उसमें एक भी सिटी नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है। यानी स्वच्छता अभियान में गुजरात नंबर 1 मॉडल आप नहीं बोल सकते। वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आपका जवाब। लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात, जी मैं बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। क्या ये हकीकत नहीं है? बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे के गुजरात में 5 साल में 6316 महिलाओं का रेप हुआ और 72 महिलाओं का गैंग रेप हुआ। ये हकीकत नहीं है क्या? क्या 2020 में महिला हेल्पलाइन पे 50,500 महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होती है उसके कॉल नहीं आए थे? ये हकीकत नहीं है क्या? आप कौन सी बात कर रहे हो? यहाँ पे सूरत की आपने बात की, सूरत में एक लड़के ने 21 साल की एक लड़की को गला काट के हत्या कर दी। पूरा गुजरात रो रहा था। आप कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हो? जवाब ले लीजिए शलभ मणि जी। कंपनी के मालिक को भगा दिया, ओरेवा कंपनी के मालिक को आपने भगा दिया। शलभ मणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं मोरबी पुल हादसे में आपने जिन पर शक की सुई है उन्हें ये आरोप कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है। आपका जवाब। हम कोई कांग्रेस थोड़े हैं कि भोपाल गैस कांड का जो एंडरसन था उसको बाकायदे सरकार लेकर जाए, हेलीकॉप्टर से लाकर भगाए। हम कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। और देखिए, कांग्रेस के हमारे साथी में उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ दंगे होते थे, महीनों तक कर्फ्यू लगता था। अदिति आपको भी पता है और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या याद दिला रहे हैं? घरेलू हिंसा हो रही है भाजपा की सरकार में। कितने लोगों की पॉकेट मार ली गई है, कितने लोगों की साइकिल जो गायब कर दी गई, साइकिल के ताले तोड़ दिए गए। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। आप बौखलाइए मत, नहीं आप बौखलाइए मत, लोग समझ गए। एक बार में एक आवाज प्लीज, एक बार में एक आवाज। ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगी, टाइम बहुत लिमिटेड है। मैं ऐसे बार बार इंटरप्ट करके डिबेट नहीं कर पाऊंगी। एक बार में एक आवाज। क्यों बौखला रहे हैं? बहुत ही पॉपुलर शो है, दुनिया देख रही है। शलभ मणि जी बात पूरी कर लीजिए। और हम जब बोल रहे हैं तो आप बौखला क्यों रहे हैं? हम तो आपको नहीं टोक रहे हैं, दुनिया जान रही है आप झूठ बोल रहे हैं। आपने गुजरात को दंगों का गुजरात बनाया था, आपने गुजरात को प्लेग का गुजरात बनाया था और आप कहते हैं कि साहब अस्पताल और ये दुनिया भर की बातें करते हैं। किस मुंह से करते हैं? आप लोगों ने जो धार्मिक आधार पर यहाँ बंटवारा किया था, मैं कहता तो हूँ कि मोहम्मद सूरती कौन था बता के जाइए अगर आपके अंदर नैतिकता है तो, और गूगल करिए मोहम्मद सूरती कौन था। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए शलभ मणि जी, जवाब ले लीजिए। निशांत रावल जी 30 सेकंड है सर। अरे भाई 30 सेकंड में अपना जवाब 1980 1990 की बात करना छोड़ दीजिए। आपने गुजरात के युवाओं के लिए क्या किया? आपकी वजह से गुजरात में 60,000 गाय माता का मृत्यु हुआ लंपी वायरस की वजह से। उसका जवाब आपकी सरकार देती है? कभी नहीं देती है। कोरोना में 4 लाख लोगों का मृत्यु हुआ, उनको मुआवजा कब देंगे? उसकी बात करते हैं आप? नहीं करते। आप एक इंसान पे एक एपिसोड पे ऊपर फोकस करने की बात करते हैं। आपने गुजरात में जो बेरोजगारी का हालत बढ़ गया है उसके बारे में आप कब बोलेंगे? अरे गुजरात में किसानों की आत्महत्या में 4थे नंबर पे आ गए पूरे राष्ट्र में, उसकी आप बात नहीं करना चाहिए। निशांत रावल जी आपसे जो सवाल है आप भी उनका जवाब नहीं दे रहे। फरहान की आवाज दें आप मुझे, फरहान जी की आवाज दें मुझे। जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच ये जो दीवार खड़ी करने की या खाई खड़ी करने की, पैदा करने की, जिसे पाटने की बात होनी चाहिए, ये राजनीति क्यों की जा रही है? क्योंकि इस राजनीति में आरोपों के घेरे में असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। देखिए, जो गुजरात का मॉडल देश के प्रधानमंत्री ने देश को दिखाया है, इस मॉडल को क्या नाम है उस पर पर्दा डालने के लिए ऐसी बातें की जाती है कि हमने जो सबक सिखाया था उसको याद रखे। अब देखिए यहां पर दलितों की क्या कंडीशन है आदित्य जी, आप खुद भी जाकर देख सकती हैं। दलित बस्तियों में दलित जो है वो आईसीयू कंडीशन में है और जो यहां का माइनॉरिटी है वो वेंटिलेटर पर है। ये कंडीशन है। यहां पर रोड जो है वहां पर पत्थर की चटियां लगी हुई हैं, रोड नहीं है और कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। उसके बाद गंदगी बजबजा रही है। माइनॉरिटी वेंटिलेटर पर है, आप ये कह रहे हैं? नहीं एक सेकंड फरहान जी, कम से कम एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे रही है। अभी आप कह रहे हैं माइनॉरिटी जो है वो वेंटिलेटर पर है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी
देखिए, इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि जो दलित है वो आईसीयू कंडीशन में है गुजरात में, और जो माइनॉरिटी है वो वेंटिलेटर पर है। आज ये बताइए, उनका जो जीविका पार्जन का मामला है, आज फैक्ट्रियां बंद कर रखी हैं 15 महीनों से। क्यों बंद कर रखी है? हॉस्पिटलों में क्या नाम है, आपको डॉक्टर नहीं है स्पेशलिस्ट, इसके बाद क्या नाम है, सिटी स्कैन नहीं है, एमआरआई उसमें भी आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चश्मा लगाना है। नहीं, हॉस्पिटल में भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के चश्मे की जरूरत है फरहान। अच्छा ये बताइए, जब वहां हॉस्पिटल में लोग जाएंगे, हॉस्पिटल में जो जाएंगे उन्हें जो दिक्कत होगी, अगर वहां सीटी स्कैन है तो फिर क्या नाम है, चाहे वो उसका इस्तेमाल। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रही हूँ। माइनॉरिटी वेंटिलेटर पर है, मैं आपसे, आप कह रहे हैं अस्पताल में इश्यूज हैं। भाई अस्पताल में इश्यूज है तो उसको थोड़ी ना आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के चश्मे से देखेंगे, उसे थोड़ी ना आप हर बात में हिंदू मुसलमान थोड़ी करेंगे आप लोग। देखिए, नहीं, आपको समझने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है। एक अंश में अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं इस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव में यूसीसी की बात की जा रही है। अभी देखा आपने क्या कहा फरहान ने, उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी जो है वेंटिलेटर पर है। तो माइनॉरिटी केंद्रित ये जो पॉलिटिक्स है और जो AIM-IM के आरोप है मेजॉरिटी अपीजमेंट के, हम आपको सुनवाते हैं कैसे असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ माइनॉरिटी को लेकर चिंता जाहिर करते हैं, उनके राइट्स को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वो किस तरह की चिंताएं जाहिर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को लेकर, सुनिए। हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं करता है, लेकिन समाज में अगर महिलाओं की व्हाट्सएप में आप तलाक दे सकता है, उनका खिलाफ बोलना हिंदू मुसलमान नहीं होता। इट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगर आप बोलते हैं कि आपका जो भी घर में बेटी है उनको बेटा का समान प्रॉपर्टी में अधिकार होना चाहिए, अगर आप एक व्यक्ति है तो आप 2-2, 3-3 शादी मत करवाओ। इट्स कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। ये कोई यूसीसी इज नॉट ए कम्युनल इश्यूज, इट इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। वही कोई अगर मेरे इंग्लिश ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई मेंबर आके बात बोलेगा तो अखबार इसको एम्पावरमेंट का नाम देगा। हमें बोलता हो तो बोलता है कम्युनल इश्यूज है। यूसीसी हो जाने से तमाम मुसलमान महिलाओं को हु आर अंडर एक प्रकार में बहुत दुखजनक हालत में है, उनसे मुक्ति हो जाएगा। और एट द सेम टाइम मैं यही भी बोलता हूं कि हिंदू समाज में भी जो परंपरा है through which women are seen as not as powerful as men, वो भी खत्म होना चाहिए। हमें कोई यूसीसी का बात बोलने का मतलब वी आर नॉट एंटी मुस्लिम, वी आर जस्ट प्रो वुमेन। हमें अगर एंटी मुस्लिम वो बोलता है, मैं भी उनको एंटी हिंदू बोलता हूँ, हिसाब बराबर। अगर लोग खुद बोलते हैं कि ये अभी मदरसा नहीं है, इसलिए यहाँ में अल कायदा का कार्यालय बना था, इसको हम लोग तोड़ देता हूं कि मैं जाके मना करूंगा नहीं तोड़ो बोल के। मेरा तो मॉरल सपोर्ट रहेगा, कानूनी सपोर्ट नहीं रहेगा। तोड़ना तो आपको है, लेकिन मैं तो खुशी, मैं तो आई विल बी हैप्पी बिकॉज उसमें जनरल स्कूल में बना दूंगा। मैं हकीकत बोल रहा हूँ। जहां में भी मदरसा तोड़ा, लोगों ने तोड़ा, बच्चा नेक्स्ट दिन एकदम 9 बजे ही स्कूल में गया। कि ओवैसी जी बता रहे आपको मदरसा तोड़ने का पहला वाला कहानी कि नोटिस 10 घंटा पहले गया, 7 घंटा पहले गया, लेकिन मदरसा तोड़ने का बाद फिर भी लोगों को एकेडमिक कोई क्षति नहीं हुआ है, जितनी चलते रहा, वो बात तो नहीं बोला। आधे स्टोरी बोलता है ना। अगर कोई हमारा मस्जिद में लोकल इमाम आए तो कोई इशू नहीं है, हमारा मंदिर में कोई लोकल पुरोहित आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उनका खुद का सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बता के रखने से सबका फायदा होता है। दिस इज ए सिक्योरिटी कंसर्न। मैं मदरसा को आतंकवाद का घाटी है ये मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए हर मदरसा अगर आतंक का घाटी होता था तब तो देश में बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकता था। हाँ, एक माइक्रो नंबर ऑफ मदरसास teachers are involved in various anti-India activity. These are well documented.
बट मेरा जो मद्रासा से जो मेरा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नॉट बिकॉज ये कोई टेरर का घाटी है, मैं वो नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब एक लड़का को आप मद्रासा में डालते हो इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, तब उनका डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का रास्ता बंद हो जाता है। एंड दैट हैपन विदाउट हिज कंसेंट। इसलिए आप 6 साल में डाल देते हो, उनका तो कोई कंसेंट दिया नहीं जाता है, तो आप 16 साल तक आप इसको मत डालिए मद्रासा में। आफ्टर यू हैव बिकम मैच्योर्ड, अगर आपको लगे मैं इस्लाम को सीखना है, आप जाइए, मुझको डॉक्टर बनना है, बनिए, लेकिन दैट पाथवे शुड रिमेन ओपन फॉर देम। भाजपा कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी, हमारी टोपी हमारा कल्चर है, हमारे मदरसे हमारी कल्चर है, हमारा बुर्का, हमारा हिजाब, हमारे जिंदगी का रहन सहन हमारा कल्चर है। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या ये कांग्रेसी बोल सकेंगे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल असेंबली में लाया जाएगा? सोचो आप मेरी इन बातों को। मैं आपको एक फिक्र दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर साबिर काबुलीवाला को यहां से अपना एमएलए बनाएंगे। फरहान, यहां पर यूसीसी को लेकर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? ये वोट की लड़ाई है कुल मिलाकर, या ये एक मुद्दा है? देखिए आदित्य जी, मैं 2-3 आपसे, अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आपने मुझे बात पूरी नहीं करनी दी। मेरा सर, आपके पास 40 सेकंड है, मेरे पास टाइम का अभाव है। ठीक है, मैं भाजपा के प्रवक्ता से बस ये पूछना चाहता हूं 1 बाय 1 करके कि अंबाजी मंदिर से जो गुजरात में है, वहां से शराब के ठेके कब बंद होंगे, जबकि आप कहते हैं कि गुजरात में शराबबंदी है। मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि जो 20 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर आपके यहाँ एमआरआई नहीं है, 28 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर सीटी स्कैन नहीं है, वहां पर सीटी स्कैन और एमआरआई की, ठीक है, जवाब ले लीजिए। शलमणि त्रिपाठी 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड है शलमणि त्रिपाठी, जल्दी से मुझे एक कंक्लूड करना है। गुजरात के भीतर तो कई शराब बिकती थी, अब ये छुप छुप के शराब ढूंढते हो, तो इनका काम है। पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो लोग शराब का खाना ढूंढ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आप जरा देखिए कि ओवैसी कितना झूठ फैला रहा है। यूसीसी को लेकर आप बताइए, कहां पर लिखा है कि आपकी दाढ़ी नोच ली जाएगी? कहां पर लिखा है कि आपका बुर्का हटा लिया जाएगा? और यूसीसी ने कहां लिखा है? चलिए, यूसीसी पर बहुत वार पलटवार हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो माइनॉरिटी अफेयर्स की भी मिनिस्टर हैं, उन्हें लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी काफी हमलावर दिखे और उन्होंने कई सवाल उनसे पूछे हैं। सुनिए। आप कहते हैं कि एक धर्म की लड़की को 18 साल के बाद शादी करनी है, लेकिन दूसरे धर्म में आप 15 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी करा दोगे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और अगर आप मात्र महिला की बात ना करें, संविधान की बात करें, तो क्या हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को एक समान कानून के सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए? क्या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए? तो यूसीसी की जब आप बात करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि यही है कि अगर हम कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट जस्टिस? 15 साल की नाबालिग बच्ची का क्या जबरन ब्याह कराना चाहिए? लेकिन अगर उनकी कानून में ये मर्यादा है, तो कई ऐसे कोर्ट के दस्तावेज आए जिसमें कोर्ट ने कहा भाई कानून में लिखा है, करा दो 15 साल में। और उसका परिणाम क्या होता है? बच्ची 16 साल की उम्र में इम्प्रेग्नेट हो जाती है, बच्चा पैदा करती है, या तो खुद मर जाती है या बच्चा मर जाता है। क्या हम चाहते हैं 16-15 साल की बच्चियों के साथ ये हो? एब्सोल्युटली। तो जो विरोध करता है, पहले उसका जवाब दे दे समाज को। बिल्किस के बारे में स्मृति ईरानी क्यों नहीं कहती? ये बिल्किस के बारे में कौन रोक रहा है आपको? आप तो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है ना, बिल्किस तो माइनॉरिटी है, बोल दीजिए एक शब्द। वो नहीं बोलेंगे आप। ये देखिए इनका दोहरा चेहरा। जेंडर जस्टिस की बात आती तो बिल्किस जेंडर जस्टिस का इशू नहीं है। आप बताइए हमको, नरोडा पाटिया में जो 92 लोगों को मार दिया वो आदमी, वो आपके लिए कैंपेन कर रहा है, वो जस्टिस का मसला नहीं है।
तो इनको जो सूट करता है वो बोलते हैं। ये इनका असली एजेंडा है। तो ये इनका मामला है। ना भाजपा टिकट देती है, उनको मतलब ही नहीं है। अब इनको क्या तकलीफ है कि बापू नगर में जो हमारा जलसा हुआ था, हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जनता आई है, तो इनको लगा कि नहीं कुछ करते हैं, आपने उसको खरीद लिया। तो हमारे पास जमीर फरोशों की कमी नहीं है। मीर जाफर मीर सादिक कौन थे? टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले कौन थे? इमाम हुसैन को करबला में शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे? यही तो लोग थे, यही फितरत के लोग थे जो अपना जमीर बेच चुके थे, जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज भी पढ़ते थे और उन पर तलवार भी चलाते थे। यही तो लोग हैं। ये जमीर फरोश हमारे ही सफों में है। इन जमीर फरोशों को हमको पहचानना है। और वो दीवाना जो है चंद लाख में अपना जमीर बेच दिया। मगर याद रखो, कांग्रेस पार्टी अभी बापू नगर का पिक्चर बाकी है। अभी बापू नगर का पिक्चर बाकी है। तुमने जो बिकता था उसको खरीद लिया। मैं बिकने वाला नहीं हूं। मैंने अपने आप को बेच दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों के गुलामी के लिए। तो जो बिकता है तुमने उसको खरीद लिया, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगाओ, ये फुला टीम, इसके लड़ने से ऐसा होगा। अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया, मैं लड़ा था क्या? तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी लड़ा था, बल्कि मैंने कहा था आओ प्यारे तुम अमेठी मत लड़ो, अब राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ा लो, जमानत मैं सब कराऊंगा इंशाअल्लाह।